ये समझा था कि sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होते हैं वहां पे हमारे पास डिफरेंट शील्डेड और डीशील्डेड रीजन्स मिलते हैं, और शील्डेड और डीशील्डेड रीजन्स के अंदर जो प्रोटॉन्स आते हैं वो एक डिफरेंट केमिकल शिफ्ट शो करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू कंसेप्ट के बारे में। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रा अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे 2 क्लोरीन वाले कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे जो CH2 है वो एक क्लोरीन से अटैच्ड है। तो ये 2 प्रोटॉन्स है वो एक डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में होंगे, और ये एक है वो एक डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि इधर 2 क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन। तो इन दोनों का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होने से एक सिग्नल हमें इसके करस्पॉन्डिंग में मिलेगा और एक सिग्नल हमें इसके करस्पॉन्डिंग में मिलेगा। तो इसका अगर एनएमआर स्पेक्ट्रा अगर ड्रॉ करें तो इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा इस टाइप से हमें मिलना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे 0 है, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो 0 है। दूसरी चीज हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ करेंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप अगर ज्यादा अटैच्ड हो तो उसका जो सिग्नल है वो हमें मिलता है डाउनफील्ड, और ये जो होता है ये होता है डीशील्डेड होगा, या फिर डीशील्डेड। ये भी हमने पूरा डिस्कस किया है यहाँ पे। तो इसका सिग्नल हमें लगभग मिलेगा 5.7 के अराउंड, और इसका जो सिग्नल हमें मिलेगा वो मिलेगा लगभग 3.9 ppm के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो इनका जो केमिकल शिफ्ट है वो काफी ज्यादा होगा। ये हमारे लिए एक्सपेक्टेड होता है कि हमारे पास एक सिग्नल ये आ गया, बट जो इसका जो एक्चुअल एनएमआर स्पेक्ट्रा जो इसका होता है वो इस तरीके से होता है कि ये जो पीक है हमारी वो ऐसे स्प्लिट हो जाती है, और ऐसे ही ये वाली जो पीक है ये भी स्प्लिट होती है। तो इसका जो एनएमआर जो स्पेक्ट्रा है वो इस टाइप से हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा इसका मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो पीक्स होती है ये पीक्स है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है। जैसे तो यहाँ पे जो ये स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे, जैसे ये 3 के अंदर स्प्लिट होगी, जो एक पीक थी वो 3 के अंदर स्प्लिट है 1 2 3, और ये वाली जो पीक है वो 2 के अंदर स्प्लिट है। तो ये हमें किस तरीके से पता लगता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो प्रोटॉन्स है वो इस तरीके से स्प्लिट होगा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, CH2 CH3 CH3, अगर ये यहाँ पे अगर हम एक इसका अगर एनएमआर स्पेक्ट्रा को बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर हम इसको समझे तो ये यहाँ पे ये जो 3 प्रोटॉन्स है और ये जो 3 प्रोटॉन्स है वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब ये होता है हमारे पास कि उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम होना चाहिए। सेम कैसे, जैसे यहाँ पे ये अगर CH3 है तो ये जो तीनों हाइड्रोजन अब उस कार्बन से अटैच्ड है जो आगे CH2 CH3 से अटैच्ड है। तो वैसे ही अगर हम इसकी अगर बात करें तो इसके जो तीनों हाइड्रोजन है वो इधर CH2 CH3 से अटैच्ड है, तो इसका भी केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल इसके केमिकल एनवायरनमेंट के जैसा है। तो ये दोनों के दोनों जो कार्बन के जो प्रोटॉन्स है, यानी कि ये 3 और ये जो 3 प्रोटॉन्स है, ये हमारे पास एक सिग्नल देंगे, इसे मैं A टाइप का लिखता हूं, और ये जो 2 प्रोटॉन्स है वो एक डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है एज कंपेयर टू इनके, ये CH2 दो CH3 से अटैच्ड है। तो इसका अगर केमिकल शिफ्ट अगर हम निकाल लेंगे तो हमें ये भी पता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है ये 1 डिग्री प्रोटॉन है, ये भी 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। और हमें ये भी पता है कि 2 डिग्री का जो सिग्नल है वो केमिकल शिफ्ट वो हाई होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ये भी हमने लास्ट में देखा था। तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन और ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री का जो केमिकल शिफ्ट है वो ज्यादा आएगा
तो ये आएगा, और इसकी जो पीक है 1 डिग्री वाली, क्योंकि 6 हाइड्रोजन कॉरेस्पॉन्ड करेगी, तो इसकी जो पीक है वो हाई आएगी एज कम्पेयर टू जो 2 डिग्री वाले, क्योंकि ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ज्यादा है तो के अंदर का पीक है वो भी। अगर हम इसके अगर स्प्लिटिंग की बात करें तो इसकी स्प्लिटिंग हमारे पास इस तरीके से होगी, ये वाला जो सिग्नल है वो सेपरेट बनाएगा, सेपरेट बनाएगा, तो वो इसका सिग्नल है वो हमें इस तरीके से बनेगा। तो इसको तो एक ये इसका इसका जो सिग्नल है वो सेपरेट के अंदर जाएगा, और ये वाला जो सिग्नल है 6 हाइड्रोजन के, ये एक ट्रिपलेट बनाएंगे, ये इस तरीके से स्प्लिट होते हैं। तो ये हम कैसे पता करते हैं कि, तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने यहाँ पे इसका सेपरेट बना दिया, इसका ट्रिपलेट बना दिया, इसका यहाँ पे ट्रिपलेट बना दिया और इसका डबलेट बना दिया, तो ये कैसे पता लगता है कि कहाँ से ये हम आइडिया लगाएंगे, ये हमें, तो ये मैंने यहाँ पे सेपरेट बना दिया, ये मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट बना दिया, इसका ट्रिपलेट बना दिया, इसका डबलेट बना दिया, जो जितने में स्प्लिट होता है उसी को हम बोलते हैं, जैसे ये 3 में स्प्लिट हो रहा है, 3 बना रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कि ये ट्रिपलेट है। ये 2 के अंदर स्प्लिट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं डबलेट। ये 7 के अंदर स्प्लिट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे हम बोलते हैं कि सेप्टेट है ये। तो ये जिस तरीके जितनों में स्प्लिट होगा उसे हम बोलेंगे ये सेप्टेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने ये बनाया है, इससे मैंने ये किया कि इस हाइड्रोजन के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे जो है CH2 इसके लिए मैंने एक डबलेट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे CH2 है इसके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट बना दिया, इस CH3 के लिए यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट बना दिया। तो ये हम एक केमिकल को देख के, एक कंपाउंड को देख के, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को देख के किस तरीके से बताएंगे कि कौन से प्रोटॉन का सिग्नल है वो डबलेट जाएगा, ट्रिपलेट जाएगा या फिर पेंटेट, मल्टीप्लेट, किस तरीके से जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2ni+1 का, जहां पे जो n होता है वो हमारा होता है कि नंबर ऑफ सराउंडिंग हाइड्रोजन्स कितने हैं, और जो i होता है वो हमारा होता है जो उस हाइड्रोजन या जो सराउंडिंग न्यूक्लियस है उसके लिए जो स्पिन नंबर है वो कितना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन के केस में जो i होता है वो होता है हमारा हाफ होता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 2n × हाफ +1, ये हमारा निकल के आता है n+1। तो जितने नंबर ऑफ सराउंडिंग अगर हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, उसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे तो उतना ही हमारे पास, तो उतने में ही वो स्प्लिट होगा। तो ये चीज हम देखेंगे जब हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, जहाँ पे हम फास्फोरस और क्लोरीन की वगैरह की स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, वहां पे ये देखेंगे कि जैसे ही i की वैल्यू चेंज होती है, जैसे मान लो अगर i = 1 होगा तो i = 3/2 होगा, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है तो ये है वो डिफरेंट स्प्लिटिंग देगा, वहां पे n+1 रूल फॉलो नहीं होगा। जो n+1 रूल है वो सिर्फ वहीं पे फॉलो होगा जहां पे i की वैल्यू हाफ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी प्रोटॉन स्पेक्ट्रा की, NMR 1h NMR का हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो 1h NMR में हमारा जो हाइड्रोजन है इसके लिए i की वैल्यू वो हाफ होती है। तो अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है n+1। तो प्रोटॉन NMR के केस में इसे हम सिंपली n+1 रूल के नाम से भी जानते हैं कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स होगी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन से सराउंडिंग में होने चाहिए, जस्ट जो नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड है वहां पे। जैसे हम इसके बात करें तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस हाइड्रोजन के आगे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट के अंदर गया था। कि उसका इस तरीके से बनाया था कि इसका इस तरीके से बनाया था हमने, तो इस तरीके से इसका हमने सिग्नल बनाया था ये वाला, कि यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये CH2 का है,
ये CH2 वाले हैं और ये हमारा क्या है CH का है। तो इसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन अगर मैं लगाऊंगा तो ये 2 + 1, तो ये हमारा आ गया 3। तो यहाँ पे ये मेरा चला गया ट्रिपलेट के अंदर। और ये जो CH2 है, इससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 + 1 लिखता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 2। तो 2 को हम बोलेंगे कि ये डबलेट के अंदर गया है। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो मैंने जो NMR है वो इस तरीके से बनाया था। इस तरीके से इसका NMR बनाया था। तो एक तो मैंने ये सेपरेट बनाया था और दूसरा बनाया था ट्रिपलेट। तो सेपरेट किनका, जो ये जो CH2 है, तो इस CH2 के तो नेक्स्ट जो नेबरिंग में 3 यहाँ पे हो गए और 3 प्रोटॉन्स यहाँ पे हो गए, ये 3 3 हमारा हो गया 6। तो ये यहाँ पे बना गया 6 + 1। और यहाँ पे जो इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये है CH3 का सिग्नल है, ये वाला CH3 के प्रोटॉन से, और ये वाला हमारा CH2 के कारण सिग्नल आ रहा है वो है। तो यहाँ पे इधर अगर इसकी हम बात करें CH3 की, तो CH3 के बिल्कुल जो नेक्स्ट कार्बन आ रहा है सिर्फ हमें वही देखना है, उससे आगे नहीं देखना। तो यहाँ पे ये 2 है, तो 2 है तो ये हमारे पास 2 + 1 आएगा, तो 2 + 1 से ये हमारा स्प्लिट हो रहा है 3 के अंदर। तो ये हमें देखना है कि n+1 जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उससे +1 में होगा। तो ये तो हो गया कि हमने फॉर्मूला देख लिया किस तरीके से स्प्लिट होता है। अब हम इसको पूरा और डिटेल डिस्कस करते हैं कि स्प्लिटिंग होती किस तरीके से, होती क्यों है, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कि क्यों ये ट्रिपलेट के अंदर चला गया, 2 है तो डबलेट के अंदर चला गया। तो इस चीज को हम समझो क्यों रहा है कि क्यों ये डबलेट के अंदर चला गया, ये भी तो ट्रिपलेट के अंदर जा सकता था, ये सिर्फ ट्रिपलेट के अंदर क्यों है, ये 2n+1 का ही रूल क्यों है, इसके अलावा कोई और भी तो हो सकता था, 2ni+1 + 2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता था। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करें। को हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर मैं इसको अगर ड्रा करता हूँ इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये एक हाइड्रोजन, ये यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे मेरे पास ये 2 न्यूक्लियस है। तो इसको मैं डिफरेंट बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम, ये इस तरीके से कि हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, तो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है। तो क्या होता है कि ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसके लिए I = ½ है, इसके लिए भी I = ½ है। तो हमने ये देखा था जो I = ½ के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 स्पिन जनरेट होती है, एक हमारी mz = +½ के लिए और एक स्पिन हमारी जाती है mz = -½ के लिए। तो अगर ये हमारे पास 2 स्पिन अगर जनरेट होती है, तो ये हमारा जो न्यूक्लियस है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरीके से अगर अलाइन है, ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो न्यूक्लियस है n है, ये 2 डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। तो ये भी हमने देखा था जहाँ पे हमने पॉपुलेशन डिफरेंस की बात की थी, वहां पे हमने ये देखा था कि सारे के सारे जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं करते अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। कुछ हमारे पास विद द मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं, कुछ लोअर स्टेट्स के अंदर होते हैं, कुछ होते हैं हमारे हाईएस्ट स्टेट्स के अंदर। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी ब्रीफली, एक वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन डिफरेंस के बारे में। और हमने ये भी देखा था कि जिस न्यूक्लियस के लिए हम ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम केमिकल शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो ग्राउंड स्टेट में होता है, वो ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट स्टेट के अंदर जाता है। तो ग्राउंड स्टेट जो होती है वो हमारी होती है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर हमारा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये वाले जो न्यूक्लियस है वो कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर विद द मैग्नेटिक फील्ड होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से अलाइन होगा, ये अगर इस तरीके से अलाइन है
तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये एक स्पिनिंग न्यूक्लियस है और कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इसका जो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसे मैं लिख देता हूं बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो न्यूक्लियस है वो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, बी प्लस में बी डैश। ओके, और फिर अगर ये न्यूक्लियस अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन होगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन होगा तो इसको हम देखेंगे, तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन में मीन कि ये -½ इस तरीके से अगर ये अलाइन होगा, तो -½ की डायरेक्शन में अगर अलाइन होगा और ये न्यूक्लियस है ये मेरा इस डायरेक्शन में ही, अगर मैं इसको अगर बना के चलता हूं, तो अगर ये इस तरीके से अगर अलाइन है तो ये दूसरी डायरेक्शन के अंदर चला गया। जैसे मैं 2 स्टेट्स बनाई थी, मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा -½ और ये मेरा +½ तो मैं इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बना रहा हूं। तो अगर ये दूसरे डायरेक्शन में है तो चलो इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बना लेते हैं इसको, कंफ्यूज। अगर इस तरीके से अगर मैं इसको बनाता हूं, तो यहां से ये क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, अब क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में है तो इसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है अब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो न्यूक्लियस है वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ये एक्सपीरियंस करेगा। तो ये B प्लस बी डैश और ये B0 माइनस, यहाँ B0 लिख देता हूँ जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो B0 माइनस में B डैश। तो अब इससे क्या हुआ, हमने ये देखा कि जब ये वाला B0 प्लस बी डैश है, तो जहाँ पे हमने शील्डिंग और डी शील्डिंग की बात की थी वहां पे हमने यही देखा था कि जो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हमारा क्या होता है, शील्डिंग होता है। और शील्डिंग के केस में जो केमिकल शिफ्ट है वो हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो मेरी ओरिजिनल पीक है वो जो मेरी यहाँ आनी थी, अगर जो मेरी ओरिजिनल पीक है जो यहाँ आनी थी, वो इस केस के अंदर क्या होगा, ये B0 प्लस बी डैश है, तो ये हमारा क्या होगा, ये डी शील्डेड होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डी शील्डेड होगा। और डी शील्डेड के केस में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, हाई आ जाती है। तो यहाँ पे B0 माइनस बी डैश, तो ये इसको क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, तो ये शील्डेड है। तो शील्डेड के केस में जो ये केमिकल शिफ्ट है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ये केस हुआ कि अगर सिर्फ हमारे पास अगर ये एक ही अगर प्रोटॉन है तो एक पीछे की तरफ चला गया, केमिकल शिफ्ट हाई हो गया, डी शील्डेड, और एक आगे की तरफ पीक हो गया। तो कुछ एक के केस में जो पीक है वो हमें यहाँ मिलेगी और कुछ एक मॉलिक्यूल के केस में जो पीक है वो हमारे पास यहाँ मिलेगी। तो हमारी जो टोटल पीक है वो हमारी इस तरीके से आ जाएगी। पर जो इसका जो सेंटर होगा, तो इस पीक का वो सेंटर वो वही होगा जहाँ पे हम जब एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये होता है हमारा इस तरीके से। तो वहीं पे अगर मैं, ये तो सिर्फ एक प्रोटॉन की बात होगी, अगर हम यहाँ पे अगर ये देखें अगर 2 प्रोटॉन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो ट्रिपलेट के अंदर जाएगा। तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जहाँ पे हमारे पास 2 अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो उस चीज को हम समझते हैं कि वो किस तरीके से ट्रिपलेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ वैसे ही कि ये एक प्रोटॉन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनाता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो अब किस केस में हो सकता है, अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये मेरा दोनों सेम है, तो इसके लिए भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं बी डैश से ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो हमारे पास टोटल कितने केस बन के आएंगी कि जो मेरा मैग्नेटिक जो ओरिजिनल पीक है इस हाइड्रोजन की वो मेरी यहाँ आनी चाहिए। तो पहला केस मैं ये बनाता हूँ कि ये यहाँ पे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ही है, जिस तरीके से मेरा ये न्यूक्लियस अलाइन है
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। ये ऐसे है, ये भी मेरा इसी तरीके से अलाइन है और सिमिलरली ये भी मेरा इसी तरीके से अलाइन होगा। तो यहाँ पे इसका अगर बी डैश है और इसका भी अगर बी डैश अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा, बी डैश इसका है, बी डैश इसका है, तो इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये इसको इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको शील्ड ना करके डी शील्ड करेगा। तो इस केस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो ये एक्सपीरियंस करेगा वो हमारा आएगा बी नोट प्लस बी डैश प्लस बी डैश, ये मेरा आ गया बी नोट प्लस 2b डैश। तो ये केस ये हो गया। तो एक केस अगर ये हो गया तो b नोट प्लस 2b डैश है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, डी शील्ड बोलेंगे। और डी शील्ड बोलेंगे तो इसका सिग्नल है वो हमारा एक सिग्नल हमें यहाँ मिलेगा, डी शील्ड के लिए केमिकल फील्ड की वैल्यू हाई हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, एक और केस बनाते हैं। अब दूसरा केस हम क्या बनाएंगे, दूसरा केस बनाएंगे कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, और इसको इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है ये। तो इसके लिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बी डैश, और ये भी बी डैश है। इंड्यूस मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आने से क्या होगा, ये दोनों के दोनों इसको शील्ड करेंगे, शील्ड करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कितना आ जाएगा, बी नोट जो हमने अप्लाई किया था, बी डैश जो इसने इंड्यूस किया है, बी डैश इसने इंड्यूस किया। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसको माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा गया बी नोट माइनस 2b डैश। अब ये शील्ड हो गया, तो शील्ड हो गया तो जो यहाँ आना चाहिए था ये हमारा आएगा ये यहाँ पे। ये दो केस हो गए। अब हमारे पास तीसरा केस क्या निकल के आता है कि ये दो तो हमारे पास सेम डायरेक्शन में हो गए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब ये हो सकता है कि इनमें से कोई एक है वो हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन के अंदर आ जाए, और ये है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाए। तो इस केस में अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका लिखता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो ये मेरा बी डैश हो जाएगा, ये अपोजिट आ रहा है तो इसका माइनस बी डैश हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा बच गया बी नोट। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा, तो इसका जो सिग्नल है वो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। अब नेक्स्ट केस क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये वाला ही हो, दो प्रोबेबिलिटी बनती है ना कि ये हमारा अपोजिट, एक अपोजिट जाना है तो हो सकता है कि ये वाला अपोजिट ना जाके ये नीचे वाला है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाए। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमने बी डैश लिखा है यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा फिर अभी भी बी नोट है। तो इसके केस में हमारे पास एक चांस था, इसके केस में हमारे पास एक चांस था, तो यहाँ पे हमारे पास दो निकल के आए कि दो कौन कौन से निकल के आए, एक तो हमारा ये वाला और दूसरा जो कौन सा था, ये वाला। जो हमने बनाया था कि हाइड्रोजन ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और ये अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बनाया था। तो इस केस में दोनों के केस में हमारे लिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक, जो एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नोट आ रहा है। तो यहाँ पे ये पीक है वो हाई हो जाएगी, तो इसके चांस हमारे पास होंगे दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही बनाया था ना कि देखो यहाँ पे ये पीक मैंने छोटी बनाई है और ये बीच वाली ये जो पीक है मैंने बड़ी बनाई थी। तो इसकी इंटेंसिटी है वो जो मिडल वन से है उससे इंटेंसिटी इसकी लो है, मिडल वन वाले की इंटेंसिटी हाई है, क्योंकि यहाँ पे इसके केस में हमारे पास ये दो प्रोबेबिलिटी है, दो चांसेस है कि दो स्टेट्स की जनरेट कर रहा है जिसमें ये, तो इसके लिए जो इसकी इंटेंसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी हाई। और इस केस में जो CH2 का केस है यहाँ पे दोनों की इंटेंसिटी मैंने लगभग सेम रखी है। तो उस केस में हमारा क्या होता है कि वहां पे हमारे पास दोनों की दोनों जो माइक्रोस्टेट थी वो दोनों की दोनों एक वन थी कि या तो अपोजिट डायरेक्शन में है और या फिर सेम डायरेक्शन में है। तो अपोजिट
ये केस बना था और इसका ये केस बना था। तो ये जो हमारे पास आया था, सो यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ 1 1 सेम इंटेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 1 ही चांस बन रहे हैं। तो ये हमारे पास हमने देख लिया किस तरीके से ये स्प्लिट होते हैं। तो वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 3 का अगर केस लेके चलूंगा, तो 3 के केस में हमारे पास ये क्या चला जाएगा, 4 स्टेट्स बनाएगा। 3 के केस में हमारे पास ये 4 स्टेट्स जनरेट करेगा। और यहाँ पे एक और हो, तो 4 स्टेट अगर जनरेट करेगा तो वो किस तरीके से जनरेट करेगा, सेम इसी तरीके से, या तो तीनों अपोजिट में हो, या तीनों सेम डायरेक्शन में हो, या फिर तीनों में से दो तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के अंदर चले जाए और एक अपोजिट के अंदर चला जाए, या फिर सिर्फ एक डायरेक्शन में हो और एक अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये हमारे पास इस तरीके से आएंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा n+1 रूल अगर लगाएंगे 3 + 1 ये 4 जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो अभी हमने ये देख लिया, अभी हमने ये देख लिया कि किस तरीके से स्प्लिट होते हैं। फिर हमारे पास एक चीज और आती है कि जहां पे हमने ये लिखा है 1 2 1, ये 1 1 लिखा है, मैंने जो इसकी इंटेंसिटी लिखी थी वो 1 1 लिखी थी, इसकी इंटेंसिटी लिखी है वो 1:2:1। तो क्या हर केस में हम ये बना के देखेंगे कि ये कितनी स्टेट्स बन रही है। जैसे हमारा क्वार्टेट आएगा, पेंटेट या जिसे क्विंटेट भी बोलते हैं, सेक्सटेट आएगा, तो उस केस में हर बार हम ये बना के देखेंगे। जी नहीं, हम हर बार ये बना के नहीं देखेंगे, हम इसे याद कर सकते हैं। तो ये कितनी इंटेंसिटी जो पीक्स की आएगी, जो पिकलेट्स है उनकी इंटेंसिटी है, जो ये स्प्लिट हो रहे हैं पिकलेट बोलते हैं। तो ये जो पिकलेट्स है, हमारे पिकलेट्स जो है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या आएगी, उसके लिए हम यूज करते हैं एक पास्कल ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे लिए होता है कि हम जो इन पीक्स की जो इंटेंसिटी है वो हम बता सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि पास्कल ट्रायंगल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो अगर इतने के अंदर अगर कोई सेप्टेट है या फिर कोई पेंडेंट के अंदर जा रहा है, क्विंटेट के अंदर जा रहा है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी। तो ये कई बार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा n = 1 हो, तो उस केस में जो हमारा सिंगलेट आएगा, तो सिंगलेट के केस में सॉरी n = 0 अगर होगा, कि मतलब कोई भी नेबरिंग अगर हाइड्रोजन्स नहीं है, तो वहां पे जो उसकी इंटेंसिटी आएगी वो आएगी हमारी 1। फिर अगर n = 1 है तो वो हमारा बनाएगा डबलेट। और डबलेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें यहाँ पे हमारे पास दो इंटेंसिटी आएगी, और जो दोनों और उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा 1:1। और n = 2 के केस में ये हमारा बनेगा ट्रिपलेट बनेगा। और ट्रिपलेट में मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 1:2:1 है, वो किस तरीके से बनेगा। तो इसकी जो हमारे पास जो पीक्स है वो इस तरीके से आएगी 1:2:1। ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो ऐसे ही n = 3 अगर आएगा, तो n = 3 अगर n+1 रूल लगाए 3 + 1, तो वो हमारा आएगा क्वार्टेट। तो क्वार्टेट का केस हमारे पास कितना रेशियो लेके आएगा, 4 रेशियो हमारा क्या होगा, 1:3:1 ये आएगा हमारे पास। जो क्वार्टेट का रेशियो है वो ये आएगा। ये देखो किस तरीके से आएगा कि जो हमारे पास ये वाले केस आएंगे, कि एक केस तो हमारे पास ये होगा, एक केस हमारे पास ये होगा कि इनमें से तीनों के तीनों वो एक डायरेक्शन में आ जाए। ये हमारे पास सिर्फ एक ही केस होगा, तो इस केस में हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई दो है वो डायरेक्शन में हो और कोई एक है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो। तो ये दो हो सकते हैं, वो दो कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास ये पहले वाला हो और लास्ट वाला हो, और जो मिडल वन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट 2 है वो सेम डायरेक्शन में, और थर्ड वन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये हमारे पास 3 स्टेट्स आती है, तो 3 स्टेट के केस में हमारे पास 3 हो जाएगा। और दूसरा ये भी केस बन सकता है कि 2 है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक है वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर 2 बनाएंगे तो वो भी हम सेम तरीके से बना सकते हैं कि हम ये नहीं पता कि कौन सा डायरेक्शन में होगा। हो सकता है कि वो मिडल वाला अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, ये भी हो सकता है कि ये जो
लास्ट वाला है वो हो। तो इस केस में भी हमारे पास ये 3 आ जाएगा। और जो लास्ट केस बचेगा कि तीनों के तीनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये हमारी एक ही स्टेट आएगी, तो ये हमारा 1 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेट हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम पेंटेट बनाएंगे, जिसे हम क्विंटेट भी बोल लिखते हैं, n = 4, तो 4 + 1 मेरा आ जाएगा 5। तो 5 को मैं क्या लिखूंगा, क्विंटेट, या कई बार इसे पेंटेट भी लिखा होता है। तो इसकी अगर इंटेंसिटी अगर लिखूंगा तो उसी तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसकी इंटेंसिटी ये आएगी 1:4:6:4:1। तो इसकी भी पीक्स है वो इस तरीके से हम बना सकेंगे। तो ये इससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। तो इसी तरीके से अगर हम बनाए n = 5 के लिए, तो 5 के लिए हमारा सेक्सटेट आएगा। तो सेक्सटेट के केस में जो हमारे पास जो रेशियो मिलेगा, वो रेशियो हमारे पास मिलेगा 1:5:10:10 ये मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारा हो गया पास्कल ट्रायंगल की जो स्प्लिटिंग होगी उनकी इंटेंसिटी है वो क्या क्या आएगी, तो उसे हम इस पास्कल ट्रायंगल के थ्रू हम दे सकते हैं। अब क्या होता है कि हर जगह हमें ये जो पास्कल ट्रायंगल है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये 1:3:3:1 आएगा, ये 1:4:6:4:1 आएगा। तो याद रहे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद रहे तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, एक मेथड आता है, जिस मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, या फिर जो पास्कल ट्रायंगल को याद रखने के लिए जो ट्रिक है, वो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम 1 बनाते हैं, जो कि हमारा n = 0 का केस है। तो इसके साइड में हम दोनों तरफ 0 लिख लेते हैं। ये इमेजिनरी नंबर होंगे कि हमने इधर 0 लिख लिया। तो अब जो इससे नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे n = 1, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे ऐसे आगे की तरफ। अगर हमें ऐड करना है तो ये 0 + 1 हमारा 1 हो जाएगा, और ये 1 + 0 1। फिर जब हम n = 2 के लिए लिखना चाहेंगे तो 1 0 हम इधर लिख लेंगे, 1 0 इधर लिख लेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2, फिर हम इसको ऐड करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा 1। तो ये n = 2 के लिए भी हमारा आ जाएगा 1:2:1। फिर इसके बाद n = 3 के लिए लिखेंगे, तो यहाँ भी हम 1 0 लिखेंगे, यहाँ भी हम 1 0 लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 3, इसको ऐड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 1। फिर n = 4 के लिए अगर हम लिखेंगे, तो वैसे हम यहाँ पे 1 0, यहाँ 1 0, तो 0 + 1 1। फिर हम इसको ऐड करेंगे 4, फिर इसको ऐड करेंगे 6, फिर इसको ऐड करेंगे 4, फिर ये हमारा 1। फिर इसके बाद अगर हम n = 5 के लिए लिखना है, तो वैसे ही पहला 1, इधर 0 इधर 0, दोनों को ऐड किया 1, 4 + 1 5, 10, इनको ऐड किया 10, इनको ऐड किया 5, और फिर 1। फिर n = 6 के लिए लिखेंगे, मींस सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ठीक है, ये हमारा सिंगलेट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम n = 6, 6 का मतलब हमारा जाएगा सेपरेट के अंदर, तो 1 5 + 1 6, इसको ऐड किया 15, इसको ऐड किया 20, फिर हम इसको आगे ऐड करेंगे 15 6, फिर आगे 0। तो इस तरीके से हम इन सभी को हम बना सकते हैं। ये हमारा सिंगलेट, डबलेट, क्योंकि रूल क्या है हमारा, रूल है हमारा n + 1, सिंगलेट में जाएगा, डबलेट जाएगा, ट्रिपलेट जाएगा, एंड 0 सिंगलेट, n + 1 1 + 1 2 डबलेट का, 2 + 1 3 ट्रिपलेट, 3 + 1 क्वाड्रेट। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से पूरा का पूरा पास्कल ट्रायंगल। और जो इनकी स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होती है, जो स्प्लिटिंग की जो इंटेंसिटी आती है वो हम पास्कल ट्रायंगल से देते हैं। फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इनकी जो स्प्लिटिंग है वो कितनी डिस्टेंस पे होगी। कि ये जो स्प्लिटिंग हमने बता दी कि स्प्लिटिंग होगी, ये स्प्लिटिंग है वो कितनी, कि इन जो दो ये स्प्लिट हुए हैं इनके बीच का जो ये गैप कितना है, और ये गैप कितना ज्यादा इंक्रीज होगा वो इसी चीज पर डिपेंड करेगा
कि दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के साथ कितना स्ट्रोंगली इंटरेक्ट कर रहे हैं। जितना स्ट्रोंग इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा या फिर कम है वो, उतना ही ज़्यादा या कम है वो हम देखेंगे। तो जितना स्ट्रोंगली वो इंटरेक्ट करेंगे उसी के बेस पे ये जो डिस्टेंस है वो हम डिसाइड करेंगे कि इंटरेक्शन किस टाइप की है। तो उसी के बेस पे स्प्लिटिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं जे कपलिंग, स्पिन कपलिंग की हम बात करेंगे।